नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। बांग्लादेश के नरसिंगदी शहर में हमलावरों ने एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 55 दुर्लभ और बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मनोसामाजिक परामर्श सहायता शुरू की। घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित। कम दृश्यता की वजह से दिल्ली आने वाली 70 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। और लक्ष्य सेन कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ ने तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि जिस स्थान पर दीपथून नामक पत्थर का स्तंभ है वो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। पीठ ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परामर्श के बाद दीपक जलाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। एक रिपोर्ट। हिंदू मुन्नानी के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता निरंजन एस कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कहा है कि दीपक जलाना अनिवार्य है और इसे तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता राजेश ने भी न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि दीपथून के रूप में दीपक जलाया जाना चाहिए और मंदिर प्रशासन को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला तमिलनाडु में हिंदुओं और भगवान मुरुगन के श्रद्धालुओं की जीत है। पिछले महीने हिंदू त्योहार कार्तिकेय दीपम के दौरान दक्षिणपंथी समूहों की पुलिस के साथ झड़प के बाद अशांति फैल गई थी। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दीपक जलाने का निर्देश दिया था। दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने याचिकाकर्ता और 10 अन्य लोगों को कार्तिकेय दीपम जलाने के लिए तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपम स्तंभ पर जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। जो हर कुछ वर्षों में होती है, एसआईआर के माध्यम से जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, जो लोगों की मृत्यु हो गई है या जिनका डबल वोट है, कई बार लोग प्रवासी होते हैं, दूसरे प्रदेश में जाके दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं, उनका वोट अगर 2 जगह हो जाए तो स्वाभाविक रूप से एक जगह कटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्होंने जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो इस प्रकार के वोटों के कारण जीत के आते थे पहले, और इसीलिए बिहार में जहां इतना उन्होंने विरोध किया है शहर का, उसके बाद जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देके हराया, जो ऐतिहासिक विजय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम IRCTC घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज राज्य की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावेदारी और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि आज से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस नोटिस चरण के दौरान 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों पर निर्णय लिए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को पिछले वर्ष 30 दिसंबर को मतदान पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर हुए हमले के संबंध में आज शाम 5 बजे तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सी मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य करते समय हमला हुआ था। बांग्लादेश के नरसिंगदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। नरसिंगदी जिले में किराना व्यापारी मोनी चक्रवर्ती की हत्या से पूरे बांग्लादेश में भय और आक्रोश बढ़ गया है। मोनी की हत्या थोड़े ही समय में इस तरह की चौथी घटना है। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार मोनी चक्रवर्ती पर कल रात 11 बजे हमला कर हत्या की गई। मोनी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। बांग्लादेश में झेनाईदा जिले के कालीगंज इलाके में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि उसे पेड़ से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दावा किया है कि उसके बाल काटे गए और दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। इस मामले में 45 वर्षीय हसन नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। इन पुस्तकों का प्रकाशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय भाषाएं समाज को एकजुट करती हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है। मराठी, बंगाली, ओहमिया और 2 प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत। श्री प्रधान ने कहा कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। सीबीएसई की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सेवा तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800-118004 पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा तनाव मुक्त तैयारी, प्रभावी समय और तनाव प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस सेवा के अंतर्गत विद्यार्थियों और अभिभावकों को सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, परामर्शदाताओं, विशेष शिक्षकों और योग्य मनोवैज्ञानिकों सहित 73 प्रशिक्षित पेशेवर सहायता प्रदान करेंगे। इनमें से 12 परामर्शदाता नेपाल, जापान, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक मेधा से मानव जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। श्री प्रसाद आज जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक बदलाव के लिए यांत्रिक मेधा के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब हर हाथ में गांव-गांव तक लोगों के पास मोबाइल फोन हो गया है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी तेजी से हम लोगों की जिंदगी में आने वाला है और आ गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। एआई इंडिया मिशन 10,000 करोड़ का निवेश भी इसमें किया है, जिसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्राथमिकता में रखी जाएंगी। इस अवसर पर राजस्थान एआईएमएल नीति 2026 का भी अनावरण किया गया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक सशक्त विरासत है जिसने राष्ट्र के विकास पथ को दिशा दी है। वे नई दिल्ली में ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण सुनिश्चित करके कुपोषण को रोका जा सकता है। उन्होंने कुपोषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए इसके मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट को साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये अत्याधुनिक परिसर आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातेह बेरोल से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत के विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पर हैं। यूक्रेन की सुरक्षा के संबंध में वार्ता के लिए यूक्रेन के सहयोगी देश आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठक करेंगे। ये बैठक यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम पर चर्चा के बाद हो रही है। बैठक में 27 देशों के प्रतिनिधियों सहित 35 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्री फ्रेडरिक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा और ये एक विकसित भारत की नींव रखेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लखनऊ के लोक भवन में वर्ष की पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसे पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, गारंटी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करने के लिए पारित किया गया है। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। पिछली मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया अधिनियम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई खामियां थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए अधिनियम में रोजगार सृजन और समय पर भुगतान की संभावनाएं हैं। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार बल। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हैं। रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 70 से अधिक रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। लक्ष्य सेन ने मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एक अन्य मुकाबले में आयुष शेट्टी का सामना मलेशिया के ली जिया से होगा। मेघालय के युवा 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दूसरे संस्करण विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 में भाग लेंगे। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद एक राष्ट्रीय युवा सहभागिता पहल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 464 अंक गिरकर 84,976 पर और निफ्टी 94 अंक गिरकर 26,157 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी पर दीपधुन स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। बांग्लादेश के नरसिंगदी शहर में हमलावरों ने एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 55 दुर्लभ और बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मनोसामाजिक परामर्श सहायता शुरू की। घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित। कम दृश्यता की वजह से दिल्ली आने वाली 70 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।